मैं आबिद अली खान आज की इस वीडियो के ज़रिए अपना अफ़साना एक ज़ख्म और सही लेकर हाज़िर हूँ, जिसे मैंने अपनी किताब बेनाम रिश्ते से लिया है। ये अफ़साना पढ़ने से पहले मैं अपनी इस किताब बेनाम रिश्ते के बारे में बताता चलूँ। मेरी ये किताब कुछ साल पहले ही शाया हुई थी। किताब छपने से पहले इसके तकरीबन सभी अफ़साने हिंदुस्तान के अदबी जराइद में शाया हो चुके थे और पसंद भी किए गए थे। किताब शाया होने के बाद इस किताब को पंजाब सरकार की तरफ से अवार्ड भी दिया गया था। इन बातों से आप इस अफ़सानी मजमूए के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं इस किताब में शामिल अफ़साना एक ज़ख्म और सही पढ़ने जा रहा हूँ। अफ़साना पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और किताब मंगवाना चाहें तो एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से राब्ता कायम कर सकते हैं। ये किताब अमेज़न के ज़रिए भी मंगवाई जा सकती है या इस वीडियो के आखिर में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर फ़ोन करके भी जानकारी हासिल की जा सकती है। चलिए अब मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ अपना अफ़साना एक ज़ख्म और सही पढ़ने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएँ। एक ज़ख्म और सही। जैसे ही मैंने अपने दोस्त सुरेश के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कदम रखा, एक साइकिल रिक्शा वाले बूढ़े शख्स ने हमारे आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। वो बार बार एक ही बात पूछ रहा था, बाबूजी आपको कहाँ जाना है? बाहर मेरी रिक्शा खड़ी है, बोलिए कौन से होटल में ले चलूँ? हम लोग उसकी बातों पर तवज्जो दिए बगैर चुपचाप आगे बढ़े जा रहे थे। उस रिक्शे वाले की आंखों में एक अजीब किस्म की बेचैनी थी। वो किसी भी तरह हमें छोड़ना नहीं चाहता था। सुरेश ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, बाबा तुम तो पीछे ही पड़ गए, हमें कहीं नहीं जाना है। मगर रिक्शा वाले ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने बड़ी आजिज़ी से एक बार फिर अपना सवाल रख दिया। इस बार उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी। मैंने उसे मायूस करना मुनासिब ना समझा और उससे पूछ लिया, देखो अभी हमें होटल वगैरह नहीं जाना है, हमें सदर बाज़ार से कुछ सामान ख़रीदना है, इसके बाद शहर की कई दूसरी मार्केट्स में जाएंगे। हमें ये बताओ कि दिन भर तुम हमारे साथ चलोगे तो कितने पैसे लोगे? मेरा सवाल सुनते ही रिक्शा वाला कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ गया। दरअसल हमारा दिल्ली आने का मकसद घूमना फिरना या यहाँ ठहरना नहीं था, बल्कि सुरेश को अपने किसी ज़ाती काम से दिल्ली आना था। उसके साथ मेरा भी आने का मूड बन गया था। यहाँ आकर हम लोगों नहीं चाहते थे कि हमारा वक्त ज़्यादा बर्बाद हो, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि अगर एक ही रिक्शा दिन भर के लिए कर लिया जाए इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि एक ही रिक्शा दिन भर के लिए बुक कर लिया जाए और उसमें बैठकर हम लोग दिल्ली के बाज़ारों में घूम भी लेंगे और शॉपिंग भी कर लेंगे। इतने में रिक्शा वाला बोला, बाबूजी आप लोग दिन भर के लिए रिक्शा बुक करेंगे तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। 200 रुपये सुनते ही सुरेश का पारा चढ़ गया। उसने रिक्शा वाले के साथ बहस करना शुरू कर दी। वो नहीं चाहता था कि 100 रुपये से ज़्यादा किसी भी रिक्शे वाले को दिए जाएं। उसने फ़ौरन रिक्शा की बजाय लोकल बस में जाना मुनासिब समझा। दूसरी तरफ रिक्शा वाले की भी कोशिश थी कि किसी तरह हम उसके हाथ से न निकल पाएं। आखिर काफ़ी बहस के बाद और मेरे असरार करने पर सुरेश 150 रुपये में राज़ी हो गया। मुझे न जाने क्यों उस रिक्शा वाले से हमदर्दी हो चली थी। जैसे ही हम लोग उसके रिक्शा में सवार हुए, उसके मुर्दा चेहरे पर चमक आ गई और वो फुर्ती से रिक्शा पर सवार होकर बोला, बोलिए बाबूजी आप लोग पहले कहाँ चलेंगे? हम लोगों ने सदर बाज़ार जाने का फ़ैसला किया और कुछ ही देर में रिक्शा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली की तरफ बढ़ने लगी। वो फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहने मातम ज़दा ज़िंदगी की नुमाइंदगी कर रहा था। हमारी रिक्शा धीरे धीरे दिल्ली के मुख्तलिफ बाज़ारों और गलियों से निकलती हुई सदर बाज़ार तक जा पहुंची। सदर बाज़ार में पहुंचकर हमने उस ऑफिस के नीचे रिक्शा खड़ी कर ली जहां पर सुरेश को जाना था। मैंने फैसला किया कि सुरेश ऑफिस चला जाएगा और मैं जब तक इस रिक्शा में बैठकर उसका इंतज़ार करता रहूँगा। सुरेश के जाने के बाद मैं बाज़ार में दुकानों के इर्द गिर्द रौनक और चहल पहल देखने लगा। बहुत सी दुकानों के शोकेसों के पीछे मसनूई औरतों के जिस्म पर बेइंतहा खूबसूरत लिबास और ज़ेवरात देखकर दिल चाहता था कि मैं भी कुछ न कुछ यहाँ से ख़रीद लूँ, मगर मैं खामोशी के साथ उन्हें तकता रहा। रिक्शा वाला न जाने किन ख्यालों में गुम
बाजार की रौनकों से बेजार नजर आ रहा था। मैंने वक्त गुजारने के लिए उससे सवाल किया, तुम इतनी उम्र में भी रक्षा खींचते हो? क्या कोई तुम्हारा लड़का नहीं जो तुम्हारा खर्च उठा सके? मेरा सवाल सुनते ही वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर दबी आवाज़ में बोला, बाबूजी क्या करें, पेट भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। एक जवान बेटा था जो किसी एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया। इससे पहले मेरी बीवी टीबी की बीमारी से मर गई। अब क्या बताएं, ये सब किस्मत के खेल हैं। मैं उसकी बातें सुनकर चौंक पड़ा, मगर वो मुस्कुराता रहा, जैसे वो अपनी बात नहीं किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हो। मुझे उसकी मुस्कुराहट में एक तंज की झलक दिखाई दी। मुझे लगा जैसे वो अपनी बर्बादी पर मुस्कुरा रहा हो। मैंने अपना और उसका ध्यान बदलने के लिए सवाल किया, क्या ये साइकिल रक्षा तुम्हारी अपनी है? नहीं बाबूजी, ये भी किराए पर ली है, जिसका हर रोज़ किराया देना होता है। गांव से शहर ये सोचकर आया था कि यहाँ आकर ज़िंदगी संवर जाएगी, जबकि यहाँ पर तो मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे उससे हमदर्दी होने लगी। अभी मैं उससे बातें करने में मसरूफ़ था कि सुरेश अपना काम निपटा कर आ चुका था। सुरेश के आते ही हमारा रक्षा चांदनी चौक की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ से मुझे अपनी बेगम के लिए सैंडल खरीदने थे। बेगम साहिबा ने चलते चलते कई बार ताकीद की थी कि कुछ भी हो, उनके लिए खूबसूरत सैंडल ज़रूर आनी चाहिए। सुरेश का भी कुछ चीज़ें खरीदने का इरादा था। चांदनी चौक में कदम रखते ही हमारी सांसें फूलने लगीं। बाजार की चमक धमक और चहल पहल हमें अपनी तरफ खींचने लगी। हमारी रक्षा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मैं खामोशी से दुकानों और शोकेसों पर नज़र डालता जा रहा था। कहीं कपड़ों की सेल थी, कहीं पर्स बिक रहे थे और कहीं पर परफ्यूम्स के शानदार शोरूम थे। बहुत सी दुकानों पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत पोस्टर लगे थे, जिनमें ज़्यादातर हसीन औरतों की तस्वीरें थीं जो नए नए फैशनों का इश्तिहार बनी हुई थी और ग्राहकों को बुला रही थी, क्या आओ हमारे जैसे लिबास पहनकर तुम भी हमारी तरह बन जाओ। इसी तरह एक शोकेस में एक मसनूई दोशीज़ा खूबसूरत स्कर्ट की नुमाइश कर रही थी। तभी मेरी नज़र एक जूतों की दुकान पर पड़ी, जिस पर लगे पोस्टर में एक बेइंतहा खूबसूरत हसीना सैंडल पहने स्टूल पर बैठी थी और एक हैंडसम लड़का झुककर उसके सैंडल का तस्मा बांध रहा था। मैंने रक्षा वहीं रोक ली और जूतों की दुकान में जा घुसा। वहाँ एक से बढ़कर एक फैशनेबल सैंडल थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ूं। अगर बेगम मेरे साथ होती तो एक की बजाय कई जोड़ी खरीदती, मगर मैंने 2 जोड़ी सैंडल पर ही दिल को समझा लिया। सुरेश ने भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खूबसूरत गोल्ड की अंगूठी खरीदी। इसके बाद सुरेश और मैं शाम तक चांदनी चौक की दुकानों में घूमते रहे। हम जहाँ भी गए कुछ न कुछ खरीदे बगैर न रह सके। शाम होने तक रक्षा हमारे सामान से भर चुकी थी। हमने बहुत सी चीज़ें खरीद ली थी। बहुत सी चीज़ें देखकर आइंदा लेने की तमन्ना जाग उठी। इस तरह घूमते घुमाते शाम हो चुकी थी। शाम होते ही हमें रेलवे स्टेशन पर जाने की जल्दी थी। हमें भूख भी लग रही थी। दिन भर शॉपिंग करते हुए हमें भूख का ख्याल ही नहीं आया था। न जाने रक्षा वाले ने भी कुछ खाया था कि नहीं, वो भी अब वापस जाना चाहता था। इसीलिए हमारे रक्षा में सवार होते ही वो अपनी खारिशज़दा टांगों से रक्षा तेज तेज खींचने लगा। आखिर हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सुरेश ने जल्दी से अपनी जेब में से 200 रुपये निकालकर रक्षा वाले के हाथ पर रख दिए, जो अपने मैले रुमाल से माथे का पसीना साफ कर रहा था। हमारी ट्रेन का वक्त हो चुका था। हमारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में हम ट्रेन के पास पहुंच गए। खुशकिस्मती से हमें जाते ही सीट ही मिल गई। ट्रेन के चलने से पहले मैं स्टेशन से खाने पीने का सामान भी ले आया था। जब तक ट्रेन चल चुकी थी, खाना खाते हुए मेरे जहन में एक बार फिर बूढ़े रक्षा वाले की कहानी उभरने लगी। मैंने सुरेश से रक्षा वाले की बात की तो वो बिगड़ कर बोला, यार छोड़ो भी ऐसे फजूल लोगों की बातें। अगर जवानी में हमने इन चीज़ों के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया तो कोई बीमारी लग जाएगी हमें। ये लोग बहुत तेज़ होते हैं। देखा कैसे 200 रुपये से कम नहीं मांग रहा था। साला अपने आप को ज़्यादा चालाक समझता था। मैंने भी उसे एक 100 का नोट जाली दे दिया, जो कहीं चल ही नहीं रहा था। सुरेश के मुंह से अल्फाज सुनते ही मेरी आंखों के सामने बूढ़े रक्षा वाले की सूरत घूम गई।
मुझे लगा जैसे वो मेरे सामने खड़ा अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा है और कह रहा है, बाबूजी, एक ही जवान लड़का है, वो भी अपाहज हो गया। अब यही रक्षा चलाकर मैं अपना और उसका पेट पालता हूँ। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा सहारा नहीं है। उसका कहा एक एक लफ्ज़ मेरे दिल पर ज़रब लगाता रहा। काश मुझे सुरेश की इस हरकत का उस वक्त पता चल जाता तो मैं उस रक्षा वाले के साथ ऐसी ज्यादती न होने देता। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? क्या मुझे कभी मिल पाएगा या नहीं? ऐसे ही बेशुमार सवाल मेरे जहन में उठते रहे। मैंने घबराकर आंखें बंद कर ली। उस जाली नोट की हकीकत जानने के बाद वो मेरे बारे में क्या सोचेगा और गुस्से में क्या कहेगा? फिर अचानक मेरे दिल ने कहा, जहाँ उस बूढ़े रक्षा वाले ने जिंदगी में बेशुमार गम उठाए हैं, इतने जख्म सहे हैं, एक जख्म और सही।